बच्चों का यानी बायोलॉजी का पेपर बाबू आपका यानी 23 फरवरी को है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो पेपर आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और ये पेपर 2026 का यानी जीव विज्ञान कह ले तो ये बायोलॉजी का यानी 347 के 8 कोड का इस पेपर के अच्छे से पूरा सोल्यूशन जो बच्चा अच्छा से पढ़ के चला जाता है, एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप सोल्यूशन जो कि बोर्ड की कॉपी पे मैंने अच्छे से सोल्यूशन किया है, इस तरीके से जो बच्चा इस सोल्यूशन को पढ़ के चला जाता है तो यूं समझ लीजिए बाबू कि इस पेपर से आपका यानी कह लूं तो ये 70 नंबर का पेपर है। आराम से आप मतलब कि 60 से लेकर 65 नंबर तक आसानी से ला लोगे, क्योंकि जितने भी कमजोर बच्चे हैं इस पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये पहला वीडियो बायोलॉजी का आपका ऐसा है जो पूरा फुल सॉल्यूशन देने जा रहा हूं और हर एक क्वेश्चन हर एक पेपर से टकराएंगे। ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा अच्छे से समझ लो और एक एक क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ो। देखिए जितने भी बच्चे पेपर देकर आए इंग्लिश में बोल रहे हैं कि सर पूरा इंग्लिश आप जो बताए थे ना सारा का सारा डिट्टो फंसा दियो सर, और कहीं कहीं नहीं फंसा है, बस कहीं कहीं मतलब मुझे भी पता है कि नहीं फंसा, लेकिन हर एक जगह सारा का सारा लड़ा दिए हैं पूरा। ऐसे ही आपको बायोलॉजी में भी लड़ा के दिखाऊंगा। हर एक क्वेश्चन विश्वास के साथ तैयारी करो और बढ़िया से वीडियो को पूरा देखा करो। वीडियो को एक बार प्यारा सा लाइक कर देना प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अभी केमिस्ट्री फिजिक्स का फतह करेंगे यहीं से, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। सबसे प्यारा बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है 3 घंटे 15 मिनट का, ऐसा ही रहेगा, डिट्टो रहेगा। डिट्टो का मतलब जानते हो ना, सेम टू सेम बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे निर्देश दिया है, कह रहा है ना कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। भाई 15 मिनट तो सब लोग जानते हो ना, लेकिन सभी प्रश्न अनिवार्य बोला है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सब लिखोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी देना है। तो ऐसे आप समझ लो कि आपका बायोलॉजी का काम तमाम होने जा रहा है। सबसे प्यारा सा यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ये 4 ही रहेगा। कितना? 4 रहेगा। अब देख लो यहाँ पे क रहेगा पहला का, इसी तरीके से ख रहेगा, ग रहेगा, इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बहुविकल्पी, आराम से तैयारी करिए, चिंता मत करिए आपका पूरा बहुविकल्पी हो या सारा क्वेश्चन हम तैयारी कराएंगे। पहला सही विकल्प चूज कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है इसको, ठीक है ना बाबू। सबसे पहला का क लिखा है कि लघु यानी कि विषाणुधानी के किस परत या पर्त की कोशिकाएं यानी कि द्विकेंद्रीय होती है। द्विकेंद्रीय का मतलब जो लघु विषाणुधानी होता है उसके केंद्र में जो कोशिका होती है उसके केंद्र में द्विकेंद्रीय होती है। किसके भाई? तो किस परत में। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे बाह्य त्वचा है, यहाँ पे लिख अंतः स्तरीय सीयम है, इसके बाद मध्य परत है, इसके बाद टेपिटम। तो याद रखिएगा टेपिटम में होता है। कहाँ पे? टेपिटम में। और इसका आंसर कॉपी में भी सिखाऊंगा, आराम से हर एक प्रश्न को समझो। अगला क्वेश्चन इसमें बाबू कि लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के यानी कि परिणामों की पुनः खोज की थी। किसने की थी? यानी मेंडल के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसका डी ब्रिज ने, कारेंस ने, इसके बाद से वान शेरमार्क ने, या उपयुक्त में से सभी ने। तो याद रखिएगा डी ब्रिज ने भी दिया था, कारेंस ने भी दिया था और वान शेरमार्क ने भी दिया था। इसका मतलब चौथा विकल्प इसका सही है। ऐसे ही पेपर में आएगा, सब कुछ बढ़िया से पढ़ लो। बायोलॉजी का मैं पूरा सुपड़ा साफ कराऊंगा। अभी तो ये जो कॉपी पर मैं सिखा रहा हूँ सब कुछ अच्छे से लिखना भी सिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। चलिए अगला है कि टी आई, यहाँ पे टी आई लिखा है ना, यानी प्लाज्म यानी संवाहक का उपयोग किस परपोषी में अपनी अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित का मतलब एक रूप से दूसरे में बदलाव करने के लिए किया जाता है। किस में? तो जीवाणु में या जंतु में या पादप में या यहाँ पे विषाणु में। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा आप लोग भी कमेंट में बता सकते हो। यानी कि याद रखिए जीवाणु होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका जीवाणु होगा। इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता पूछा है। अब इसमें से देखिए कौन कौन से चारों में से होगा। तो अधिपादप, इसका मतलब एपीफाइटा, और पहला ही विकल्प आपका सही है, यानी एपीफाइटा हो जाएगा। अधिपादप जो होता है ये एक सहभोजिता का उदाहरण होता है। इस तरीके से आप कॉपी में लिखोगे जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिखोगे, और इसके बाद क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, 4 बहुविकल्प आएगा बायोलॉजी में। बहुत ही सिंपल आराम से। क का चौथा सही था तो मैंने टेपिटम लिख दिया, ख का ऐसे उपरोक्त सभी था, इसके बाद ग का पादप था, और घ का यहाँ पे जीवाणु गलती से लिख दिया हूं, लेकिन इसमें क्या होगा बाबू? अधिपादप होगा। तो आपका गलती अगर हो जाए ऐसे तो आप एक रास का यहाँ चिन्ह लगाना और तब से उतार देना ऑप्शन। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला, यानी प्रश्न संख्या आपका 2 के क से। इसमें भी कितने क्वेश्चन है? क ख ग घ अंग, 5 क्वेश्चन, और इसका ज्यादा में आंसर नहीं देना है। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, एक एक लाइन में आंसर करना है। आराम से समझिए, पूरा हम आपको बायोलॉजी का बेहतर तैयारी कराएंगे, चिंता मत करो। आपके पास समय है 1 दिन 2 दिन, अब बढ़िया से पढ़ लो। इसमें
कि प्रारूपी यानी पुंकेसर के विभिन्न भागों का नाम बताइए। देखिए प्रारूपी जो पुंकेसर होता है इसके कितने विभिन्न भाग होते हैं, बस उसका नाम बताना है। चलिए अब यहां से स्टार्ट होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बच्चों? अति लघुत्तरीय प्रश्न, और ये प्रश्नोत्तर संख्या पहला के सॉरी यहाँ के क्या होगा, दूसरा से होगा। और क नंबर, एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम। जैसे आपका क्या हो जाएगा, एक परागकोश, जहां पे परागकोश में जो फूल होता है ना, तो उसमें परागकोश में बीज इकट्ठा होता है, और एक पूतंतु होता है जो डंठल की तरह रहता है, उसी पे फूल यानी फुलाता है, ये डंठल पे इकट्ठा रहता है। योजी होता है, क्या होता है, योजी, जो जोड़ के रखता है। तो ये तीनों भाग को नाम लिख दोगे, ऐसे समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्त्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। ऐसे ही पूछेगा कि एक लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित एवं स्त्रावित हार्मोन्स का नाम लिखिए। आप देखिए इसमें कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, सावधानी समझिए कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्त्रावित हार्मोन्स का नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है, याद रखिए, लीडिंग कोशिका, लीडिंग का मतलब जो जीतने वाली होती है, इस तरीके से ट्रिक से याद करो। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित का मतलब अपनी तरफ खींचने वाली, एवं स्त्रावित मतलब कि छोड़ने वाली हार्मोन्स का नाम जो होता है टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसको याद कर लीजिए, ऐसा ही आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, हर एक बच्चा बढ़िया से तैयारी करेगा ना, तो हर एक बच्चे का 70 में 65 नंबर 68 नंबर दिखाई देगा। हम कह रहे गारंटी हम दिलाएंगे, बायोलॉजी का खुद हम टीचर है ऑफलाइन का, अब बेहतर भी बताते हैं हर एक सब्जेक्ट का, समझ लो। यानी युग्म विकल्पी क्या है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि युग्म विकल्पी क्या है, तो इसका पहले परिभाषा लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, परिभाषा लिखोगे और इसको डिफाइन करोगे, और तब ये इसका आंसर आप बताओगे इस टाइप से। कैसे सर? ग नंबर का युग्म विकल्पी, इसका मतलब होता है कि किसी जीन का मतलब तो आप जानते ही हो कि किसी जीन के वे विभिन्न रूप जो समजात यानी एक जात के हो, जैसे मनुष्य का लड़का, मनुष्य का वंशज मनुष्य है, एक जात का हो, गुणसूत्रों पे एक ही स्थान पर स्थित हो, उसे ही क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एलील भी कह सकता है पेपर में, या युग्म विकल्पी भी पूछ सकता है, तो घबराना नहीं है। एलील कहेगा तो भी ये लिखोगे, और युग्म विकल्पी कहेगा तो भी यही लिखोगे। समझ में आ गया ना, ऐसे लिखना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बाबू, घ नंबर कि नहीं, दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। कृत्रिम का मतलब होता है बाबू बनाया हुआ, अपने मनुष्यों ने जो बनाया है कृत्रिम, उस कृत्रिम यानी पारितंत्र का नाम पूछा है इसमें। तो आइए समझिए, एक एक क्वेश्चन को हम भूमिका बढ़िया समझाएंगे। दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम, जैसे कि चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मनुष्य ने ही बनाया है, और उसमें नेचुरल चीजें रखा है जो भगवान ने दिया। चिड़ियाघर में मतलब जानवर रहते हैं हर एक प्रकार के चिड़ियाघर में, तो ये कृत्रिम पारितंत्र हो गया। एक पारितंत्र जैसे कृषि भूमि, जैसे कि कृषि होती है भूमि, उस भूमि में हर एक प्रकार के अन्न उगाया जाता है, एक तरह का पारितंत्र ही है जो कि हम अपने मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। समझ में आ गया ना, ऐसा ही पेपर में आएगा, तो हर एक को डिफाइन करेंगे, बढ़िया समझिए। अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण समझाइए, ऐसा पेपर में आएगा, तो आराम समझ लो अनुकूली विकिरण क्या है, और एक उत्कृष्ट उदाहरण भी इसका समझाइए। तो आइए समझिए प्यारे बच्चों आराम से कि अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण यानी डार्विन की फीचे है। क्या है? डार्विन की फीचे। आप डार्विन को देखा होगा, आप उसी के फीचे को आप क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण का एग्जाम्पल की तरह काम करता है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का आंसर करोगे, एक एक नंबर वाला को। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय में, प्रश्न का टाइप नंबर 1 है। आराम से एक एक क्वेश्चन को फतह करना है, बायोलॉजी का टेंशन कम कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। आपको देखिए पूरा हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का बेहतर वीडियो एक एक क्वालिटी के अनुसार समझाएंगे। अगला है 3 नंबर का क। क्या लिखा है बाबू कि बहु युग्म विकल्पता क्या है, और उदाहरण के साथ समझाइए कि बहु युग्म विकल्पता क्या है, इसका एग्जांपल दीजिए। और ये लघु उत्तरीय टाइप 1 है, तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कुछ लिखना होगा। आराम समझते चलो, फतह करना है तो लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या लिखोगे इसमें? 3। और यहाँ पे क नंबर यानी बहुयुग्म विकल्पता। बहुयुग्म विकल्पता का मतलब कि जब किसी एक ही जीन के 2 से अधिक विकल्प एक ही यानी कि लोकस का मतलब लोकेशन का लो स्थान पर पाए जाते हैं, और विशिष्ट का मतलब जो एकदम विशेष रूप से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं यानी कि कंट्रोल करते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पता कहते हैं। इस तरीके से समझ के लिखोगे, याद करिए और तब इसको प्रैक्टिस करिए बिना देखे हुए लिखने की, तो इस तरीके से ज्यादा याद होता है। समझ में आ गया? बहुयुग्म विकल्पता किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे बाबू, तीसरा के ख नंबर पे। क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन, ध्यान समझिए। न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। यानी न्यूक्लियो जो टाइड है ना बाबू, इसके विभिन्न का मतलब कि अनेकों जो भाग हैं घटक के, उसके संक्षिप्त में विवरण देना है। चलिए इसको कैसे लिखोगे ये देखो। सबसे पहले तो उसका एग्जाम्पल हम बताने वाले थे, बहुयुग्म विकल्पता का यहाँ पे एग्जाम्पल हम भूल गए थे, तो इसका भी बता देता हूँ, पहले इसको समझ लो।
यानी कि मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह होता है ना, किसी का ए पॉजिटिव होता है, किसी का ए नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, ओ प्लस ओ माइनस होता है ना, इस तरीके से। तो वही मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली जो ए आई ए इंटू इस तरीके से कमा लगा दो आई बी और आई नामक 3 अलील द्वारा निर्धारित होता है, इसी को कहते हैं युग्म विकल्पता। समझ में आ गया ना इसका। अब हम बोलेंगे इसका किसका भाई, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षिप्त में विवरण। आइए समझिए, पेपर में ऐसे ही लिखना होगा। लिखेंगे ख नंबर कि न्यूक्लियोटाइड के मुख्य घटक निम्न प्रकार के हैं। आप इस तरीके से लिखोगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, समझा रहा हूं। पहला लिखोगे बाबू, इसमें पॉइंट के हिसाब से लिखना, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, ये नाइट्रोजन के आधार से जुड़ा होता है। यह एक नाइट्रोजन युक्त वलय संरचना है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कि कौन सी संरचना है, ये वलय संरचना है, जो ये 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पहले नंबर यूरिन, क्या लिखोगे, पहले नंबर यूरिन यानी कि एडिनिन इसको ए से और गुआनिन इसको कैपिटल जी से, इस तरीके से लिखोगे। और पायरीमिडीन का मतलब यहां पे समझिए, साइटोसिन यानी कि सी, और थाइमिन और यूरेसिल, इस तरीके से एक एक को बता के आराम से इसके प्रकार को, घटक के प्रकार को लिखोगे। इसके बाद से क्या लिखना है प्यारे बच्चों, पेंटोज सुकरा, इस तरीके से शुगर लिखोगे, पेंटोज शुगर, आराम से इसके बारे में लिखोगे। यह 5 कार्बन वाली शर्करा है। कितने बाबू, ये 5 कार्बन वाली शर्करा है। इस तरीके से आराम से सब कुछ लिखते जाओगे। इसके बाद से समझो आगे, डीऑक्सीराइबोज यानी कि इसको बोलेंगे डीएनए में पाई जाती है। किसमें, डीएनए में। समझ में आ रहा ना। इसको फुल फॉर्म क्या बताएंगे, यानी कि इसका बोलते हैं डाई न्यूक्लिक एसिड। आराम से इसको, आराम से एक एक को याद कर लो। राइबोज क्या होता है, आरएनए और एटीपी में ये पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा घटक जितने भी है मुख्य, इसको अच्छे से लिख लोगे। समझ में आया। आराम से भाई थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करो, हम समझाएंगे पूरा। ये पेपर वायरल अच्छे से पढ़ के जाना, हम पूरा बताएंगे। अगला समझिए कि एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। और ये हर एक साल पूछता है भाई, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। और ऐसा जो बच्चा फिगर बना लेगा, समझिए कि उसका काम यहां से बन जाएगा। समझ में आ रहा है। एक प्रतिरक्षा अणु का नामांकित चित्र, देखिए यही है आपका एक प्रतिरक्षा अणु। अब इसका नामांकित चित्र कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल सा आपको बताऊंगा। एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, सबसे पहले आप ब्लेड देखे होंगे। ब्लेड जो होता है यानी कि दाढ़ी वाल बनाया जाता है, उसी ब्लेड के भांति यहाँ पे 2 जोड़ा इस तरीके से बेस पे होते हैं और नीचे इसका आधार होता है। आप देखिए इसमें सबसे पहले कैसे बनाओगे, इसका फिगर भी समझ लो। इस तरीके से 2 इसके यानी कि पिलर बनाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप या ये वाला को इधर लेकर जाओगे, इसको भी इधर। अब इसका सेम यानी पैरेलल में इस तरीके से समांतर बनाओगे दोनों के। और ये ब्लेड नुमा इस तरीके से होता है, बाहर की तरफ निकला होता है इसमें भी। और इसका बढ़िया से बनाने के बाद कलर मत करना आप पेपर में, बस इसको पेन से प्रैक्टिस कर लो घर पे ही। मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। और इसका नामकरण कर देना बस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जैसे शुरुआत करें नीचे से, ये सी है, ठीक है ना, प्रतिरक्षी अणु का। सबसे पहला ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ श्रृंखला। दीर्घ श्रृंखला यानी कि ये श्रृंखला जो होती है बहुत ही बड़ा होती है, दीर्घ होती है। अब इसके ऊपर चलोगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु श्रृंखला। ये जो श्रृंखला बनी है बहुत छोटी होती है, इस तरीके से इंडिकेट कर दोगे। और ये दोनों के बीच में बेस की तरह जो दिख रहा है, इसको प्रतिबंधन यानी बंधक स्थल बोलते हैं। एक दूसरे को क्या करता है, बंधक के रूप में रखता है। इसी का नाम यहाँ पे भी वही चीज है। तो समझ में आ गया। एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र अगर आज है तो ऐसे ही आपको बनाना है। समझ में आया बाबू, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे, ये वाला चौथा नंबर पे चलेंगे। क्या बोला इसमें, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा को लिखिए। चलिए आराम समझिए, क्यों ना पेपर में आ जाए तो फोड़ के आओगे कि नहीं। सब लोग एक बार कमेंट कर दो, सब लोग कि यस सर कमेंट में कर दो। और एक बार प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना बाबू, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। देख रहे हो ना ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा, आप तो खुद समझ सकते हो। आप लोग अपने लिए मेहनत करते हो, तो आपके लिए मैं कर रहा हूं। तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो इसको समझो, मेटास्टेसिस क्या है। अब देखो, मेटास्टेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाएं अपने मूल स्थान से शरीर के अन्य हिस्सों या अंगों में फैल जाती है, जिसे स्टेज यानी 4 कैंसर भी कहा जाता है। समझ में अब आ गया ना। जैसे कि मेटास्टेसिस का मतलब कि किसी भी व्यक्ति के अगर अंदर कैंसर है तो कहीं दूसरे स्थान पर है, तो वह धीरे से वह दूसरे स्थान से तीसरे स्थान फैलने की कोशिश करता है। इस स्टेज को हम लोग स्टेज 4 कहते हैं और इसी का नाम मेटास्टेसिस है। समझ में आ गया। अब इसको पढ़ लेना बढ़िया से, पेपर में आए तो धुआं कर देना। चलिए अंग नंबर, गासेस के स्पर्धी अपवर्जन नियम को टिप्पणी के माध्यम से समझाइए। ये जो गासे होता है ना, इस गासे के स्पर्धी अपवर्जन का जो नियम है, इसको टिप्पणी के माध्यम से बताना है। चलिए ध्यान समझिए इसका यहाँ पे।
लिखोगे घासी का स्पर्शी अपवर्जन का नियम। यह नियम बताता है कि यदि, क्या बताता है प्यारे बच्चों, कि यदि संसाधन सीमित है, यदि कोई संसाधन क्या है, सीमित है, लिमिट में है, तो एक ही यानी निकेत या संसाधनों के लिए यानी संघर्ष करने वाली दो निकटतम संबंधित यानी कि कह सकते हो प्रजातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। अनंत काल का मतलब जो इन्फिनिटिव होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं, तो वो कभी समाप्त नहीं होती। इस तरीके से इसका आंसर करोगे तब जाके पूरा पूरा नंबर मिलेगा। चलिए आप चलते हैं अगला प्रश्न पे प्यारे बच्चों। आपका क्या है, लघु उत्तरीय यानी प्रश्न का टाइप नंबर 2 है, और यहां से क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बनता है, और यहां से आपको बहुत ही अच्छे समझाऊंगा कि कैसे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर कैसे लिखोगे, सब कुछ समझाऊंगा। चिंता मत करिए, इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए। लिखा है ना लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया था, क्या पूछा गया था बाबू यहां पर देखिए, पहला 4 का कब कि कृत्रिम यानी संकरण की विधि द्वारा एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें कृत्रिम संकरण क्या होता है, इसकी विधि क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसको संक्षेप में वर्णन करना है। तो चलिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का टाइप नंबर 2 है। लिखेंगे क नंबर का कि कृत्रिम संकरण की मुख्य विधियां ऐसे। आप पहला नंबर लिखोगे जनक का चयन। किसका चयन, जनक का चयन। अच्छे गुणों वाले नर, नर का मतलब जानते हो यानी कि मेल, और मादा का मतलब फीमेल, पौधों का चयन किया जाता है, यानी जनक का चयन करने का मतलब समझ में आ गया। दूसरा नंबर, इसमें विपुंसन होता है। विपुंसन का मतलब क्या बाबू कि द्विलिंगी, द्विलिंगी यानी फूल में से एक मादा जनक के यानी प्राग कोषों को यानी परिपक्व होने से पहले ही यानी चिमटी द्वारा हटा दिया जाता है। समझ में आया, ताकि स्वपरागण न हो सके। समझ में आ गया ना, इस तरीके से विपुंसन कराया जाता है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तीसरा समझिए इसमें प्रागण। प्रागण क्या होता है बाबू, इसमें कि जब मादा फूल, देखिएगा जब मादा यानी कि फीमेल जो फूल होता है पुष्प, मैं आपको फिगर भी बना के यहाँ पे दिखाऊंगा और साथ में ओरिजिनल फूल भी लेके आऊंगा, देखिए नेक्स्ट वीडियो में, चिंता मत करिए। जब मादा फूल की यानी वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं, मादा फूल के जो क्या होता है वर्तिकाग्र, जहाँ पे फूला जाता है ना फूल, तो वहां पे क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो नर जो होता है ना यानी कि मेल, वो पौधे से वंछित्र यानी परागकण लेकर उसे सीधे वर्तिकाग्र पर डाल जाता है। क्या करता है, उसके वर्तिकाग्र पे गिरा देता है। इस तरीके से होता है। समझ में आ गया। अब चलेंगे अगला पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, यहां से समझिए। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना, कोई भी बच्चा इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। लिखा है अंतः गर्भाशयी युक्तियों यानी कि आईयूडी और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। ऐसा ही पेपर आएगा। तो आईयूडी क्या होता है बच्चों, अंतः गर्भाशयी युक्तियां क्या होती है, इसका अनुप्रयोग कहां पे होता है, टिप्पणी के माध्यम से समझिए। लिखोगे ऐसे। सबसे पहले यहां पे आ जाओ दोस्त, यहां पे एक के क्वेश्चन को फतह करना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसे ही पूरा हम मेहनत करते हैं भाई, आपके लिए पूरा लिखते हैं, हाथ से सॉल्यूशन लाते हैं, तब जाके बच्चों के पास भेजते हैं। कौन नंबर, अंतः गर्भाशयी युक्तियों जैसे आईयूडी एक छोटा सा उपकरण है। एक छोटा सा क्या है बच्चों, उपकरण है। इसका मतलब होता है बाबू कि आई का मतलब होता है बाबू इंट्रा, और यू का मतलब होता है यूटेराइन, और डी का मतलब डिवाइस। इसी का पूरा हिंदी में नाम है अंतः गर्भाशयी युक्तियां। समझ में आ गया ना। कहोगे कि अंतः गर्भाशयी युक्तियां यानी आईयूडी एक छोटा सा उपकरण होता है जिससे यानी गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय के अंदर लाया जाता है, और यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि आईयूडी का काम क्या है, यह गर्भाशय को रोकता है, यानी कि बच्चे को जो जन्म देना होता है तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे हार्मोनल, दूसरे नंबर पे इसका पहला क्या लिखोगे, हार्मोनल आईयूडी, या यानी प्रोजेस्टिन हार्मोन जारी करता है। क्या करता है, प्रोजेस्टिन हार्मोन जो होता है उसको क्या करता है, लाने का काम करता है, जो ग्रीवा यानी बलगम को गाढ़ा करता है और गर्भधारण को रोक देता है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। इसके बाद से समझिए आगे, कापर आईयूडी, ये कापर का भी होता है आईयूडी। ये जो होता है ना इंट्रा यूटेराइड, और यहाँ डिवाइस जो होता है ये कापर का होता है। यह क्या होता है कि 10 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है, यानी कि काम कर सकता है 10 वर्षों तक। यह तांबा आयन छोड़ता है, ये जो तांबा होता है आयन छोड़ता है, जो शुक्राणुनाशक के रूप में कार्य करता है और शुक्राणु को निषेचन से क्या करता है, रोक देता है। तो ये 10 साल तक इसका वैलिडिटी होता है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, बस इतना ही समझा दीजिएगा, हो जाएगा। अगला देखिए बाबू, डीएनए, इसको बोलते हैं डीएनए। प्रकृति में उपयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए। ऐसे पेपर में पूछेगा, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है बाबू, एक एक प्रश्न का हम आंसर देंगे। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना।
देखिए ग नंबर में क्या लिखा है इसमें कि डीएनए प्रकृति में प्रयुक्त प्रमुख एंजाइमों पर टिप्पणी इस प्रकार होगा। पहले लिखेंगे डीएनए, इसको हेलिकेज यानी डीएनए हेलिकेज, यह एंजाइम डीएनए के दोनों सूत्रों, कौन कौन से प्यारे बच्चों, डीएनए के दोनों सूत्रों कौन कौन से बच्चों के बीच यानी हाइड्रोजन बंधों क्या होता है कि हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है और तोड़कर उन्हें अलग करता है, जिससे प्राकृतिक कांटा बन जाता है। समझ में आया, प्राकृतिक यानी नेचुरल कांटा बन जाता है। कुछ इस तरीके से इसका आंसर कर देना। अब इसमें दूसरा नंबर समझिए, क्या लिखोगे, टेपो आइसोमेरेज। टेपो आइसोमेरेज का मतलब कि यानी हेलिकेज, हेलिकेज के कारण डीएनए में आने वाला यानी घुमाव के तनाव को यह एंजाइम दूर कर देता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, यह एंजाइम दूर करने का काम करता है। अब इसके बाद से प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज को भी समझिए। यह आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है जो डीएनए पॉलीमरेज, क्या होता है बाबू, डीएनए पॉलीमरेज को संश्लेषण शुरू करने के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान कर देता है, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट को दे देता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आप इसका टिप्पणी में हो जाएगा। समझ में आया, डीएनए प्रकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम का टिप्पणी में संक्षिप्त में वर्णन दे दिए। अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन है 4 का घ नंबर, ठीक है ना। यहां पे देखिए द्विसंकर क्रॉस से में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का वर्णन करिए। द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र जो होता है प्यारे बच्चों, ये अपव्यूहन के नियम को क्या करना है, यहाँ पे वर्णन करना है। तो चलिए इसको समझिए। बायोलॉजी में हर एक क्वेश्चन का मैं यहां से वीडियो दूंगा, चिंता मत करिएगा, चाहे अंतर हो या डिफरेंस, अलग अलग क्वेश्चन, चाहे फिगर वाला भी हो, हर एक वीडियो हम इसी चैनल पर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना बाबू, ठीक है। पहले देखो इसका कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे कि जब दो या दो से अधिक यानी कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों को यानी कि वंशानुगत होती है तो एक लक्षण का युग्मक जो होता है पृथक्करण यानी कि अलगाव, पृथक्करण का मतलब कि एक जगह से दो को अलग कर देना, दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होता है। दूसरे लक्षण से क्या होता है, यानी स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। अब द्विसंकर में क्रॉस में जैसे गोले या पीले, क्या होता है, गोला और पीला यानी RRY और यानी कि यहाँ पे देखिए झुर्रीदार या हरे बीजों के बीच का F2 पीढ़ी में ये जो अनुपात होता है, ये अनुपात आपको पूछ सकता है बहुविकल्पी के रूप में भी। इसलिए याद रखिएगा कि 9:3:1 का अनुपात के रूप में होता है। इसको बोलते हैं फिनोटाइप अनुपात कह सकते हैं, ठीक है ना, कि लक्षण स्वतंत्र रूप से मिश्रित होते हैं, एक दूसरे के अनुपात में जुड़े रहते हैं, मिश्रित रहते हैं। इस तरीके से लिख लोगे। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, आराम से समझिए, एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे हम, चिंता मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आ जाओ बाबू, 5 के कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक यानी कि लसीकाफ अंगों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से पेपर में आएगा, तो आराम से कर लेना है, प्राथमिक और द्वितीयक लसीकाफ अंगों का संक्षिप्त में टिप्पणी। अभी हम बताएंगे कैसे इसका आंसर मिलेगा। ख नंबर देखिए, उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना बनाइए। आप देखिए होंगे बायोगैस यानी पहले के जमाने में घर के पिछवाड़े जो होता है ना, घर के पिछवाड़ा, वहां पे इस तरीके से एक टंकी लगी होती है बना करके बायोगैस की। समझिए जो बना रहा हूं टंकी ना, इस तरीके से समझ लीजिए। आप आएगा फिगर ना बनाने का तो आपको मैं फिगर भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। बायोगैस की आप टंकी देखे होंगे कहीं कहीं पे, ये क्या होता है, ऐसे ही बनाया जाता है, पाइपलाइन के माध्यम से इसमें से नली निकाला जाता है और आराम से आपको मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, आराम से हर एक चीज समझ लो, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस क्लास को। इस तरीके से इसमें ढक्कन होता था और इस टंकी में यहाँ से ढक्कन को हटाकर इस पानी में, यहाँ पे पानी भरा जाता है, इसमें गोबर जो मवेशियों का मल मूत्र होता है इसमें डाला जाता है और इसमें नमक डाल के, और इसमें क्या किया जाता है कि इसको एक साथ यानी इसमें गैस बनाता है, और ये गैस बनाता है ना तो ये इसका समय लिमिट होता है कि कितने घंटे में ये गैस बना लेगा। तो यह पाइप के माध्यम से ये क्या होता है, ऊपर से ये घरों में चूल्हा के यहाँ जाता है और ये फिल्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ से भोजन भी बनता था। समझ में आया, किसी किसी के यहाँ आप लोग देखे होंगे, नहीं तो अक्सर ये कहीं अब दिखेगा नहीं, लेकिन इस पे पूछता है हर एक साल कि उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस संयंत्र की संरचना आपका वर्णन कीजिए। यानी बनाने के बाद भी लिख सकते हो या इसका केवल परिभाषा भी लिख सकते हो। समझ में आ गया बाबू। अब इसमें कह रहा है ना कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने वाला भाई तो हर एक साल आता है भाई, हम टिप्पणी पर भी आपको बताएंगे और इसको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ के जाना। यानी टीकाकरण क्या है, यानी टीकाकरण देखिएगा, पोलियो का टीका बच्चों को लगता था ना कि लंगड़ा ना हो किसी का, ये मतलब कि पोलियो से बचाने के लिए, इसका मतलब कि बांझपन हो जाता है, लंगड़ापन हो जाता है, उसको टीकाकरण कराया जाता है बचपन में। अब जैव उर्वरक क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, टिप्पणी के माध्यम से बताइए। ये सब आएगा पेपर में, बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से मेरी बात को समझते चलिए।
चिकित्सा में पुनर्योग से डीएनए तकनीकी के उपयोग का वर्णन कीजिए, इस तरीके से पूछेगा। अगला है 6 नंबर का क, उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेदन का मतलब अंतर को स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, हर एक क्वेश्चन आपके लिए फतह करने के लिए तैयारी कर देंगे, चिंता नहीं करना है, आराम समझिए। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब जैसे कि आप देखे होंगे, यानी कि आपका अंगूठा है और बैंक में कोई अंगूठा ले लेता है तो इसका अंगूठा के रूप में अंगूठा एक बना देगा, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपका अंगूठा बन गया डुप्लीकेट क्लोनिंग करके, आप पैसा कोई आपके अंगूठे से ही निकालेगा क्लोनिंग करके, नकली अंगूठा बना के। तो ये क्लोनिंग जो होता है संवाहक के विशेषता पर ये टिप्पणी लिखना भाई, बताएंगे, चिंता मत करो। परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और घ नंबर पूछ रहे हैं कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, जैसे कि डीएनए यानी कि पॉलीड्रोन क्या होता है, इसके बाद दूसरा पूछा है इसमें संवहन क्षमता क्या होती है, इस तरीके से। अब ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसका अलग से सॉल्यूशन दूंगा, समझिए। मादा यानी प्राइमेटो में यानी आवर्त चक्र के पुटकीय एवं स्त्रावी प्रवस्था में हार्मोन्स की भूमिका को वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो अथवा में दिया, इसको भी कर सकते हो, समझे। जैसे निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, जैसे बाबू पहले क्या दिया इसमें कि पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार कितने होते हैं, इसमें संक्षिप्त में टिप्पणी लिख देना है, कम से कम 5 से 7-8 लाइन लिख दीजिएगा। अगला क्या है? स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि पे बस टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ठीक है ना, टिप्पणी स्तन ग्रंथि। इसके बाद से 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है? असीम केंद्रीकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त में वर्णन करिए, आप इसको कर लीजिएगा। या अथवा में यहाँ पे दिया है कि निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसको आप संक्षिप्त में टिप्पणी दे दीजिए। अब दूसरा इसमें है जीव की उत्पत्ति संबंधित एस.एल. मिलर का प्रयोग, आप इस पे भी लिखो। तो ये दोनों को करना है, ये नहीं कि कोई एक ही नहीं करना है, दोनों को करना होगा, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन आपका 9 नंबर ये है कि समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। विवरण ऐसे लिखना है, समझे। या अथवा में दिया है, इसको भी कर सकते हो, जैसे पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए इसका अगर सॉल्यूशन चाहते हो, अगर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके पूरा 9 तक अगर चाहते हो तो आप लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना बाबू, सब लोग प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी केमिस्ट्री का बहुत ही जहरीला ट्रिक लेके आ रहा हूं पास होने वाला, और साथ में आपको वायरल पेपर भी दे दूंगा। आप मेरे साथ जुड़ जाओ, हर एक वो चीज दूंगा जो पेपर में कारीगर आपको साबित करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार कमेंट में बोलो कि सर फुल वीडियो लाइए। आप लोग एक बार सब लोग ईमानदारी से कमेंट कर दो फुल वीडियो सर, फुल वीडियो सर, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।